1833 के चार्टर एक्ट के पश्चात हम ये देखते हैं बच्चों कि भारत में ब्रिटिश कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। एक तरफ उसकी केंद्रीकरण की नीतियों ने जहां भारत में ब्रिटिश साम्राज्य या यूँ कहें कि ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य विस्तार को बल दिया, इसी संदर्भ में ब्रिटिश शासन द्वारा या ये कहें कि ब्रिटिश संसद द्वारा 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधानों पर जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है उन प्रावधानों पर जिसके अंतर्गत अब ब्रिटिश संसद ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत में कंपनी का जो शासन है उसे अगले 20 वर्षों के लिए गारंटी प्रदान नहीं की जा रही है। ध्यान रखें, ये गारंटी हटा ली गई है। स्पष्ट किया गया है कि अब भारत में कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है, अर्थात अब भारत में कंपनी को हटाकर कभी भी क्राउन मुख्य शासनकर्ता के रूप में स्थापित हो सकता है। जैसा कि हम इसके अगले अधिनियम में देखते हैं, 1858 के अधिनियम के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर अर्थात भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया। ध्यान रखना बच्चों कि जब हम बात करते हैं 1858 में इस प्रावधान की कि कंपनी का शासन समाप्त होता है और ब्रिटिश क्राउन भारत में शासनकर्ता के रूप में या फिर सीधे प्रत्यक्ष शासनकर्ता के रूप में स्थापित होता है, तो इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो आधार है वो 1853 के चार्टर एक्ट में ही बन चुका होता है। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 में यह प्रावधान किया गया था कि अब भारतीय भी ब्रिटिश की तरह ब्रिटिश कंपनी में या ब्रिटिश शासन के लिए ऊंचे पदों पर कार्य कर सकते हैं। किंतु हम देखते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया था। 1853 में इस प्रावधान को लागू कर दिया गया बच्चों, जिसके अंतर्गत अब ब्रिटिश सिविल सेवा या कहें कि ब्रिटिश सरकार के लिए या फिर कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या यूँ कहें ICS ऑफिसर्स के लिए, इनके लिए अब जो नियुक्ति का माध्यम है वह डायरेक्टर्स या कहें कि कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा नहीं बल्कि एक खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किया जाने लगा। ध्यान रखें बच्चों कि जब आप कहते हैं कि हमें डिप्टी कलेक्टर बनना है या IAS बनना है, तब आप MP PSC एग्जामिनेशंस, उत्तर प्रदेश PSC एग्जामिनेशंस देते हैं या IAS एग्जामिनेशंस देते हैं, तो ये खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पद की प्राप्ति है जिसमें सभी को मौका मिलता है। यह प्रावधान कि किसी भी उच्च पद की प्राप्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह कार्य 1853 के चार्टर एक्ट में लाया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि इस संदर्भ में जो प्रावधान करने थे या फिर जो आधारभूत ढांचा तैयार करना था, उस संदर्भ में एक समिति गठित की गई और यहाँ पर इस समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कई बार यह भी पूछा गया कि वह पहला भारतीय कौन है जो कि ब्रिटिश सेवा में एक अधिकारी के रूप में चयनित हुआ था। तो ध्यान रखें बच्चों, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1863 में यह परीक्षा पास की थी और ब्रिटिश के अंतर्गत या फिर कहें कि ब्रिटिश सरकार के लिए पहले भारतीय बने जो कि एक उच्चस्थ पदाधिकारी के रूप में कार्य करें। यहाँ पर हम शक्तियों का पृथकीकरण देखते हैं। पहली बार विधायिका तथा कार्यपालिका के जो कार्यक्षेत्र हैं उनका विभाजन किया गया। अब गवर्नर जनरल जब विधायिकी कार्य कर रहा है तब वह विधायिका के अंतर्गत शामिल है और जब वह प्रशासकीय या कार्यपालिका के कार्यों को संचालित कर रहा है तब वह कार्यपालिका का अंग है। ध्यान रखें बच्चों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंट या संसद कोई विधान बनाती है तब वह विधायिका के रूप में कार्य कर रही है और विधायिका में शामिल बहुत सारे ऐसे मंत्री जब इससे पृथक होकर उन विधानों को लागू करवाते हैं तब वो कार्यपालिका के अंग होते हैं। ध्यान रखें, आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तब आप कार्यपालिका के अंग होने वाले हैं, आप स्थायी कार्यपालिका के अंग होने वाले हैं बच्चों। तो इस तरह का जो प्रारंभिक विभाजन हमें दिखाई देता है वह 1853 के चार्टर एक्ट की देन है बच्चों। 1853 के पहले गवर्नर जनरल या यूँ कहें कि भारत के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होती थी उसमें 3 स्थायी सदस्य होते थे तथा एक अन्य विधि सदस्य होता था, जैसा कि 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था। इस तरह से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद 4 सदस्यों वाली होती थी, जिसमें जो विधि सदस्य होता था या कानूनी सदस्य होता था वो भाग तो लेता था किंतु वो वोट नहीं करता था। ये प्रक्रिया 1853 तक संचालित हो रही थी। अब जब 1853 के चार्टर एक्ट में विधायिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात हुई, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें कुछ अन्य अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की बात हुई। हम देखते हैं 4 सदस्यों के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होने वाली थी। इन 6 सदस्यों की जो नियुक्ति थी वो कहाँ से होती थी? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 2 सदस्य न्यायपालिका से थे
पहला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा एक अन्य न्यायाधीश, ये 2 हो गए। इसके अतिरिक्त बम्बई, मद्रास तथा बंगाल व उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे कुछ किताबों में आगरा प्रांत भी कहा गया, यहाँ से एक एक सदस्य लिया जाता था। और इस तरह से इन 6 सदस्यों के साथ जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 4 सदस्य मिलते थे, तब ये भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद की तरह कार्य करती थी। और इनका मुख्य कार्य क्या होता था? गवर्नर जनरल के साथ मिलकर विधान बनाने का। और वहीं जब इसमें इन 6 सदस्यों को हटा देते हैं, तब गवर्नर जनरल उसके 4 सदस्य मिलकर जब इन विधानों को लागू करते थे, तब ये कार्यकारिणी या कार्यपालिका की तरह कार्य करती थी। इस तरह से विधायिका तथा कार्यपालिका को पृथक पृथक करने का आरंभ हम 1853 के चार्टर एक्ट से देख पाते हैं। अब ध्यान रखें बच्चों कि यह जो विधायिकी कार्यों की शुरुआत है, ये 10 सदस्यीय जो विधान परिषद है, यह हमें एक छोटे स्तर की संसद की तरह या लघु संसद की तरह दिखाई देती है, जैसा कि वर्तमान में हमारी पार्लियामेंट कार्य कर रही है। 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको समझना चाहिए, वह है स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ। यह एक ऐसा तत्व है बच्चों जो कि 1853 के चार्टर एक्ट को महत्ता प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 6 अन्य सदस्य शामिल किए गए। 4 सदस्य तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के थे ही, 6 अन्य सदस्य शामिल किए गए, जिसमें से 2 सदस्य न्यायपालिका से थे। वहीं 4 अन्य सदस्य जो थे, जिनका चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा या यूँ कहें कि उत्तर पश्चिमी प्रांत की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों की स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ 1853 के चार्टर एक्ट का एक प्रमुख प्रावधान था। एक प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न है किस चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। आप सभी जानते हैं बच्चों कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उसके तहत स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हुआ था। 1853 के चार्टर एक्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या जो कि 24 हुआ करती थी, उसे घटाकर 18 कर दिया गया। इन 18 सदस्यों में भी जो 6 सदस्य होते थे वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित होते थे या ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे बच्चों। जैसा कि हमने देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक चौथे सदस्य के रूप में विधि या कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, परंतु यह नियुक्ति के संदर्भ में उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत इसी विधि सदस्य को या कानूनी सदस्य को अब पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया, अर्थात अब उसे मत देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं बच्चों कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था वह भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाला अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके पश्चात हम जितने भी एक्ट देखते हैं वो अधिनियम के रूप में थे, ना कि चार्टर के रूप में।